वो साल था 1947। भारत को आज़ादी मिल रही थी। चारों तरफ उम्मीदों का माहौल था, लेकिन साथ ही सामने खड़ी थीं पहाड़ जैसी चुनौतियां। इस ऐतिहासिक पल में आज़ादी के साथ साथ भारत को विरासत में एक अर्थव्यवस्था भी मिली थी। तो बड़ा सवाल यही है कि लगभग 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो उसकी आर्थिक हालत असल में थी कैसी। चलिए आज इसी विरासत का जरा हिसाब किताब करते हैं। अब देखिए, किसी भी इकोनॉमी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उसको चलाने वाली नीतियों का असली मकसद क्या था। तो भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की जड़ क्या थी, उनका असल मकसद क्या था। तो ब्रिटिश राज का जो इकोनॉमिक एजेंडा था ना, वो बहुत साफ था। उनका एक ही लक्ष्य था, इंग्लैंड के आर्थिक हितों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना। भारत का विकास हो या ना हो, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था, बल्कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को इंग्लैंड की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया था। और ये उन्होंने किया कैसे? एक बहुत ही सोची समझी दो तरफा रणनीति से। पहला, भारत को इंग्लैंड के कारखानों के लिए सिर्फ कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया, और दूसरा, उन्हीं कारखानों में बने तैयार माल को खरीदने वाला एक बहुत बड़ा बाजार। बस इसी चक्र ने भारत के अपने उद्योगों की कमर ही तोड़कर रख दी। चलिए अब बात करते हैं उस सेक्टर की जो उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हुआ करता था, यानी खेतीबाड़ी की। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। लगभग 85% देश की इतनी बड़ी आबादी सीधे सीधे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए खेती पर निर्भर थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इतना जरूरी होने के बाद भी ये सेक्टर विकास के मामले में बिल्कुल ठहर सा गया था। अब इस ठहराव के पीछे कई बड़ी वजहें थीं। एक तो जमींदारी जैसी शोषण करने वाली व्यवस्था, जिसने किसानों से भारी लगान वसूल कर उन्हें बर्बाद कर दिया। फिर किसानों को अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि ब्रिटिश उद्योगों की जरूरत के हिसाब से नील और कपास जैसी फसलें उगाने पर मजबूर किया गया। सिंचाई या नई टेक्नोलॉजी पर तो कोई पैसा खर्च ही नहीं किया गया, और रही सही कसर देश के बंटवारे ने पूरी कर दी, जब उपजाऊ जमीन का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। खेती की बात तो हो गई, अब जरा रुख करते हैं कारखानों की तरफ और देखते हैं कि भारत के इंडस्ट्रियल बेस का क्या हाल था। एक जमाना था जब पूरी दुनिया में भारत के बने महीन सूती, रेशमी कपड़ों और धातुओं के काम का डंका बजता था। लेकिन ब्रिटिश नीतियों ने इसे पूरी तरह तबाह कर दिया। इस प्रोसेस को कहते हैं औद्योगिकरण, यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये एक सोची समझी चाल थी ताकि इंग्लैंड में बनी सस्ती चीजों के लिए भारत का बाजार पूरे तरह खुल जाए। हाँ, ये बात सही है कि कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज जरूर लगीं, जैसे कि कुछ कॉटन और जूट मिलें और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर था। इनकी ग्रोथ की रफ्तार बहुत धीमी थी, और जो विकास हुआ भी वो बड़ा असंतुलित था। मतलब जो भारी नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए ये बिल्कुल नाकाफी था। तो ट्रेड का क्या सीन था? भारत का विदेशी व्यापार कैसा चल रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, इस व्यापार का असली फायदा किसे मिल रहा था? ये तस्वीर देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटेन का लगभग एकाधिकार था, एक तरह की मोनोपोली। आधे से भी कहीं ज्यादा ट्रेड सिर्फ और सिर्फ एक देश ब्रिटेन के साथ होता था। और जब स्वेज नहर खुली तो ये पकड़ और भी मजबूत हो गई। अब यहां एक बड़ी दिलचस्प या यूं कहें कि दुखद बात सामने आती है। भारत का एक्सपोर्ट उसके इंपोर्ट से ज्यादा था, मतलब एक एक्सपोर्ट सरप्लस था। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत देश को चुकानी पड़ी। तो आखिर ये सारा सरप्लस पैसा गया कहां? ये पैसा भारत के विकास में, यहाँ की सड़कों या स्कूलों में नहीं लगा, बल्कि इस पैसे का इस्तेमाल भारत में ब्रिटिश सरकार के दफ्तर चलाने, उनके युद्धों का खर्च उठाने और ब्रिटिश अधिकारियों को मोटी मोटी तनख्वाहें देने में किया गया। इसी को इतिहासकारों ने नाम दिया धन की निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ। मतलब भारत की ही दौलत भारत से बाहर जा रही थी। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि 1947 में आजाद भारत को जो आर्थिक विरासत मिली, उसका फाइनल रिपोर्ट कार्ड कैसा था। ये आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी कहते हैं, और ये कहानी सच में चौंकाने वाली है। साक्षरता दर 16% से भी कम, औसत उम्र महज 32 साल। सोचकर देखिए, शिशु मृत्यु दर तो हर 1000 बच्चों पर 218 थी, एक भयावह आंकड़ा। और प्रति व्यक्ति आय में तो कोई खास बढ़ोतरी हो ही नहीं रही थी।
तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? हमें विरासत में मिली एक ठहरी हुई और पिछड़ी अर्थव्यवस्था, ऐसे संसाधन जो खत्म होने की कगार पर थे, एक ऐसी इकोनॉमी जो पूरी तरह खेती पर निर्भर थी, जिसका औद्योगिक आधार पंगु बना दिया गया था, और इन सब के ऊपर देश में फैली हुई थी भयंकर गरीबी। तो सबसे बड़ा सवाल यही था, ऐसी विरासत के साथ एक नया राष्ट्र, एक नया भारत आखिर अपनी शुरुआत करे तो करे कहां से? यही वो चुनौती थी जिसका सामना आजाद भारत के निर्माताओं को करना था।